जय हिंद। आज हम केमिस्ट्री के एस ब्लॉक के तत्व के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री क्लास 11th के चैप्टर 10 का है। ठीक है, जो नाम है वो है एस ब्लॉक के तत्व। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये आवर्त सारणी में आपको बताया गया होगा कि आवर्त सारणी की कौन से में पाया जाता है। ये आपका जो पाया जाता है यानी फर्स्ट ई में आपका पाया जाता है। जो आवर्त आपकी सारणी है, आवर्त सारणी, ठीक है, सारणी, ये आपका पाया जाता है फर्स्ट ए में। ठीक है, तो आज हम इस एलिमेंट के बारे में जानेंगे, इस ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसका जो नामकरण आता है कि इसको एस ब्लॉक के तत्व क्यों कहेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भैया इसका नामकरण कैसे पड़ा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने पिछली कक्षा में ही पढ़ा होता है कि जो सबसेल होते हैं वो चार होते हैं, एस, पी, डी और एफ। ठीक है, एस पी डी एफ होते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है जिस सबसेल में जाता है उसे हम उस ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए इसमें अब कौन कौन से तत्व होते हैं इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो तत्व होते हैं आपका पहला है लिथियम। ठीक है, उसके बाद है आपका सोडियम, उसके बाद है पोटेशियम, उसके बाद है रुबीडियम, उसके बाद है सीजियम, उसके बाद है फ्रांसियम। ठीक है, इसके हम अगर परमाणु क्रमांक के अगर मैं बारे में बात करूं तो इसका इसका जो होता है 3 होता है, इसका होता है आपका 11, इसका होता है 19, इसका होता है 37, इसका होता है 55, इसका होता है 87। ठीक है, तो ये कैसे आप याद रखेंगे, एक मैं आपको यूनिवर्सल फार्मूला बता देता हूँ जिससे आप बिल्कुल इजी तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ, देखिए बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके जो फॉर्मूले को याद करने का तरीका है बहुत ही आसान है। ठीक है, तो जो फार्मूला है, फार्मूला आप देखेंगे पहले में हम क्या करेंगे, 8, 8, 18, 18, 32, इस तरह से हम जोड़ेंगे। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हम देखेंगे तो ये क्या है, इसमें हम 3 में 8 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, 11 में 8 जोड़ेंगे 19 आएगा, 19 में 8 जोड़ 18 जोड़ेंगे, इसमें हम क्या आ जाएगा 37 आ जाएगा। इसके बाद इसमें हम 55 जोड़ेंगे, फिर हम 37 में इसमें जोड़ेंगे 18 तो आ जाएगा 55, फिर उसके बाद इसमें हम जोड़ेंगे तो 87 हमारा। इस तरह से एक फॉर्मूला एक सीक्वेंस टाइप का आपका बनता चला जाएगा। समझ में आ गया। तो हमारा जो रूल था कि ये एस ब्लॉक के तत्व इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि जब भी इन तत्वों का आप जो इनके परमाणु क्रमांक है इनका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा किस में जाएगा, एस एस उपकोष में जाएगा। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एस ब्लॉक के तत्व। ठीक है, ये आवर्त सारणी के ए के फर्स्ट ग्रुप में है। ठीक है, तो मतलब अगर आप आवर्त सारणी देखेंगे तो फर्स्ट ए में ये पाए जाते हैं। फर्स्ट ए का जो आपका आवर्त है यानी वर्ग है उसमें ये पाया जाता है। ठीक है, ये तत्व होते हैं। ठीक है, तो इनके गुणों के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, और इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, इसको प्रमोट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसको लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पहले तो हम इसकी उपलब्धता के बारे में, और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि इसको हम क्षार धातु भी बोलते हैं, क्षार धातु भी बोलते हैं। ये क्षार धातु क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं कि जब भी ये पानी से क्रिया करते हैं तो ये क्या बना लेते हैं, इसके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, जब ये पानी से आप क्रिया भी जब कराओगे, पानी से क्रिया जैसे Na+H2 से जब आप क्रिया कराओगे तो आपका क्या बना लेगा, NaOH बनाएगा और प्लस आपका हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। ठीक है नहीं, हाँ, ये नवजात जो है ऑक्सीजन गैस बाहर, हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालता है NaOH, और आपका क्या बना देगा, ये नवजात जो है ऑक्सीजन बाहर निकालता है, एक नवजात ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम देखेंगे कि इसकी क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, और ये क्षार धातु की होती है, इनका जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है। और ये इनको हम मुलायम धातु भी बोलते हैं, इसको धातु एलिमेंट बोलते हैं। और इस तरह से इसको हम क्या बोलते हैं, मुलायम बोलते हैं, मुलायम धातु जिसे बोलते हैं। इनको हम चाकू से भी काट सकते हैं, इतने मुलायम होते हैं, इतने ये मुलायम एलिमेंट हैं कि इनको हम चाकू से भी काट सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो आगे हम इसको और डिस्कस करते हैं, इसके एक एक गुण के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो हम इसकी उपलब्धता के बारे में जानेंगे कि इसकी उपलब्धता कहाँ कहाँ होती है। तो उपलब्धता के बारे में आपको बता देता हूँ, तो ये नाइट्रेट के रूप में मिलते हैं, सल्फेट के रूप में मिलते हैं, हाइड्रोक्साइड के रूप में ज़्यादातर मिलते हैं। ठीक है, ये मुक्त अवस्था में नहीं मिलते हैं। रीज़न ये है क्योंकि ये बहुत ही एक्टिव होते हैं और ये हवा से भी क्रिया कर जाते हैं। ठीक है, इसलिए इनको बाहर नहीं रखा जाता। इसलिए सोडियम को जब भी आप देखोगे तो उसको मिट्टी के तेल में ही रखते हैं,
रीज़न ये है, ठीक है। और सोडियम को आप तो पता है कि वो हवा से भी क्रिया, अगर नमी उसको जरा सा भी मिल जाती है तो वो तुरंत आग पकड़ लेता है, ठीक है। जब भी आप इसको पानी से क्रिया कराओगे तो तुरंत आग लगेगा, बहुत बहुत ही मतलब एक मैसिव अमाउंट में क्या मिलेगा आपका, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, जो कि बहुत ही घातक क्रिया होती है, ठीक है। तो उपलब्धता के बारे में मैंने आपको बताया कि ये जो है एक तरह से वातावरण में क्या होते हैं, मुक्त अवस्था में नहीं मिलते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। रीजन क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है। एक्टिव होने के कारण होता है कि ये जो है मुक्त अवस्था में नहीं मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सामान्य लक्षण के बारे में, इनके धीरे धीरे लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ईजी है, आपने पिछले क्लास में हाई स्कूल से ये चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये बताता है कि कोई भी एलिमेंट आवर्त सारणी में कहाँ पे स्थित है। जैसे अगर आप इतनी बड़ी आवर्त सारणी है जिसमें बहुत सारे तत्व उसमें रखे गए हैं, तो अगर आपको फाइंड करना है कि भैया सोडियम कहाँ पे है, किस आवर्त में है, किस वर्ग में है, किस सबसेल में है, ठीक है, किस ब्लॉक में है, तो ये चीज़ें आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही कर सकते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है। जैसे अगर आपको इसका प्रमाण क्रमांक पता है, जैसे अगर हम यहाँ पे लिथियम का ले लेते हैं, यानी लिथियम का कितना होता है 3, तो लिथियम का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आएगा 1s2 एंड 2s1, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो आप देख रहे हैं कि दूसरे आवर्त का पहले वर्ग का एस ब्लॉक का तत्व है, ठीक है। इसका आप देखेंगे कि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है किस में जा रहा है, एस ब्लॉक में जा रहा है, यानी एस सबसेल में जा रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक के तत्व बोलते हैं, ठीक है। सेकंड बोलेंगे, देखेंगे यहाँ पे Na, यानी Na का क्या होता है आपका 11 है। तो जब इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो जाएगा 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, ठीक है। तो आप इसे, अगर आप इसको आवर्त सारणी में इन तत्वों को फाइंड करना है तो आप इजी तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं। आप देखेंगे कि ये तीसरे आवर्त का एस ब्लॉक का पहले वर्ग का तत्व है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि जो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे जा रहा है, वो जा रहा है आपका फर्स्ट यानी एस ब्लॉक में जा रहा है। इसी तरह से जब इनका नॉर्मली रिएक्शन होता है, इसी तरह से आप पोटेशियम का देखेंगे, तो पोटेशियम का जो लास्ट वाला मैं लिख देता हूँ, पोटेशियम का आएगा 4s1, ठीक है, यानी चौथे आवर्त का एस ब्लॉक का पहले वर्ग का तत्व है। इसी तरह से रुबिडियम का देखेंगे तो रुबिडियम का आएगा 5s1। इसी तरह से आप अगर सीजियम का देखेंगे 6s1। फ्रांसियम का नहीं लिया जाता है, रीजन अगर आप फ्रांसियम का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 7s1, ठीक है, इस तरह से आएगा। रीजन ये आप देखेंगे जो फ्रांसियम होता है वो एक रेडियो एक्टिव तत्व है, इसीलिए इस पर ज़्यादा अध्ययन नहीं किया गया, क्योंकि जब इस पर अध्ययन करते थे तो रेडियो एक्टिव तत्व है और रेडिएशन फैलाने लगता है, इसलिए काफ़ी समस्याएं आ जाती हैं। तो ये फ्रांसियम को हम छोड़ देते हैं। फ्रांसियम को छोड़ के सभी तत्वों का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख सकते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है। जब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन रहेगा इस तरह से आपको शो करेगा, इसका 5s1 होगा, इसका 6s1 होगा, इसका 4s1 होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, अब इसको बड़े इजी से आप फाइंड भी कर सकते हैं कि इसका जो है ये कौन से आवर्त का कौन सी वर्ग का तत्व है, ठीक है। सेकंड नंबर हम देखते हैं संयोजकता तथा ऑक्सीकरण अवस्था। संयोजकता आपको मैं बता देता हूँ, संयोजकता की जो परिभाषा होती है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का, किसी भी तत्व का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जो बाहरी कक्षा का लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, उस तत्व का वो क्या कहलाता है, संयोजकता कहते हैं। तो आप देखेंगे कि मान लीजिए आपको संयोजकता फाइंड करना है, तो अब कोई भी तत्व है, अब मान लीजिए यहाँ पे हम सोडियम का ले लेते हैं। सोडियम का होता है आपका 11, तो इसको 2 8 और 1, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसके जो बाहरी कक्षा में है कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 आ रहा है। इसी तरह से अगर मान लीजिए मैं पोटेशियम का ले लेता हूँ तो 2 8 फिर 8 फिर 1 आता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका बनेगा। तो ये बाहरी कक्षा में कितने आ गए आपके, 1 आ रहा है। तो इसका जो अगर हम इस तरह से इसको बना देते हैं तो आप देखेंगे कि जो बाहरी कक्षा होती है, बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन मिलने के कारण क्या होते हैं, ये संयोजकता इनकी क्या होती है, 1 होती है। मतलब रूल के हिसाब से अगर देखा जाए तो संयोजकता इनकी 1 होती है। ऑक्सीकरण इसकी अवस्था क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, इनके ऊपर प्लस यानी M+ का सिंबल आता है, यानी M+ का सिंबल आ जाएगा इनके ऊपर, ठीक है। जब M+ का सिंबल आएगा तो क्या होगा, ऑक्सीकरण अवस्था इनकी प्लस में होगी, ठीक है, यानी इनके ऊपर प्लस चार्ज का निशान होता है। जब इनको पानी या किसी से विक्रिया करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को देते हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर क्या होता है, M+ का सिंबल आ जाता है, ठीक है। तो संयोजकता आप लोगों को समझ में आ गया, संयोजकता तथा ऑक्सीकरण अवस्था। नेक्स्ट हमारा है
विद्युत धनात्मक लक्षण। अब विद्युत धनात्मक का मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई भी एलिमेंट लीजिए, जैसे आप मान लीजिए NaCl है। NaCl एक कंपाउंड है आपका, जब इसको आप पानी में घोल देंगे, ठीक है, पानी में घोलेंगे तो ये अपने आयनों में टूटेगा, ठीक है। ये अपने आयनों में टूटने का मतलब क्या होता है कि जो सोडियम होता है उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, और जो क्लोरीन होता है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो ये विद्युत मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, ये धनात्मक होते हैं, ये धनात्मक क्वालिटी इनके अंदर होती है, ऋणात्मक क्वालिटी नहीं होती है, ये विद्युत के धनात्मक होते हैं। ये कभी भी कहीं भी अगर मान लीजिए इनको आप तोड़ते हैं या इनके अवयवों में जब तोड़ेंगे तो ये विद्युत धनात्मक के गुण में आते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट हम देखेंगे परमाणु त्रिज्या। ये काफी इंपॉर्टेंट है। परमाणु त्रिज्या को आप बड़ी आसानी से आप समझेंगे कि परमाणु त्रिज्या क्या होता है। पहले तो मैं इसको रफ कर देता हूं। देखिए, परमाणु त्रिज्या के बारे में अगर मैं बात करूं तो परमाणु त्रिज्या, जैसे आप कोई भी आप एलिमेंट ले लीजिए, जैसे अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे मैंने सोडियम ले लिया, सोडियम का 11 होता है, तो जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक बिन यहाँ पे इस तरह से करेंगे तो ये इस तरह बनेगा, आपका 2 8 1 बनेगा, ठीक है। अब मान लीजिए इसका आप नाभिक संरचना करते हैं, जब तो नाभिक संरचना करेंगे तो आपका ये नाभिक हो गया। नाभिक में आप देखेंगे कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके बाद आपका क्या आता है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब इसका तीसरा वाला जब देखेंगे तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पता है कि जो परमाणु त्रिज्या होती है, परमाणु त्रिज्या में क्या होता है, नाभिक से उसके अंतिम कोश की दूरी को हम क्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या कहते हैं। जैसे नाभिक से अंतिम कोश की दूरी को हम क्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तो परमाणु त्रिज्या का मतलब होता है कि जब आप किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे, मतलब इसी वर्ग में अगर ऊपर से हम नीचे आएंगे तो परमाणु त्रिज्या इंक्रीज होगा, यानी बढ़ेगा। परमाणु त्रिज्या क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है सेम। लेकिन अगर आप आयनन ऊर्जा की बात करेंगे तो आयनन ऊर्जा में कमी आएगी, ठीक है। क्योंकि जब आप कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है, नाभिक से कितनी दूर के बीच में इसकी आयनन ऊर्जा लग रही है, इसका नाभिक से कितनी दूरी है। तो जब आप ऊपर से नीचे आएंगे, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होती है, परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन अगर आप आयनन ऊर्जा की बात करेंगे तो आयनन ऊर्जा घटेगी। अब यहाँ पे एक रीजन मैं बता देता हूँ, देखिए कैसे। ये तो आपका सोडियम हो गया। उसी तरह से अगर मैं लिथियम का ले लूँ तो लिथियम देखेंगे इसका होता है 2 अनुमान होता है। तो ये इसका कोष हो गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसके बाद इसका क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो आप देखेंगे यहाँ पे कितने कोष हैं, 1 2 3 कोष हैं, यहाँ पे 2 कोष है। तो इसके जो मतलब आयनन ऊर्जा है, इसके अपेक्षा क्या होगी, आयनन ऊर्जा इसकी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, इसकी ज्यादा होगी। इस भाषा में आप समझ सकते हैं। तो जो आयनन ऊर्जा होगी इस तरह होगी, Na, और ये आपका होगा लिथियम। मतलब ये क्या होगा कि सोडियम का लिथियम से कम है आयनन ऊर्जा। लेकिन अगर हम परमाणु त्रिज्या के बारे में बात करेंगे, ये तो आपकी आयनन ऊर्जा हो गई, ठीक है, आयनन ऊर्जा हो गई। अगर मैं परमाणु त्रिज्या की बात करूं तो परमाणु त्रिज्या सेम इसका अपोजिट हो जाएगा, इस तरह से आपका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो आयनन ऊर्जा और परमाणु त्रिज्या आप लोगों को समझ में आ गया कि आयनन ऊर्जा क्या मतलब होता है कि जब आप किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या इंक्रीज होगी, यानी बढ़ेगी, लेकिन आपकी आयनन ऊर्जा कम होगी। तो आप समझ सकते हैं कि परमाणु त्रिज्या इज ग्रेटर टू एंटी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आपका आयनन ऊर्जा होता है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान देना है। तो मैंने ये सारे टॉपिक आपको बताए, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया कि क्षार धातुएं क्या होती हैं, ठीक है। क्षार धातुएं ये होती है, और ये से मुलायम धातुएं बोलते हैं। उपलब्धता इनकी कहाँ कहाँ पे होती है, सामान्य लक्षण के बारे में मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, संयोजकता तथा ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, विद्युत धनात्मक लक्षण क्या होते हैं, परमाणु त्रिज्या क्या होती है, और आयनन ऊर्जा क्या होता है, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है, जितनी भी इस चैप्टर के जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे मैं इजी बिल्कुल आसान तरीके से आप सभी को बताऊंगा, ठीक है। और अगली क्लास में हम इसके और भी चीज़ों के बारे में जानेंगे कि किस तरह से ये रिएक्शंस करते हैं, इसके रिएक्शंस के बारे में जानेंगे, ठीक है। एक एक करके सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस अभी इतना ही, ठीक है। अगर हमारा चैनल आप पहली बार इस पर विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।